मैकेनिज्म पढ़ लिया था, मेंडल के नियमों पर चर्चा होगी थी, मेंडल के नियमों के जो अपवाद हैं उन पर हमारी बातें होगी थी, गुणसूत्रों पर हमारी बात होगी थी, गुणसूत्रों में हमने बातें चल रही थी आपके मानव के गुणसूत्र में और मानव के लिंग निर्धारण में हमारी बातें होगी। तब तक हमने पढ़ लिया, याद रखिएगा। अब थोड़ी बहुत बातें आपके डीएनए और आरएनए पर रहती है, याद रखिएगा। डीएनए और आरएनए पर कहानी चलेगी कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। मेरी बात को सुनना आराम से, मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनिए। इसमें मैंने आपको बताया कि कोशिका होती है, कोशिका पर केंद्रक रहता है, ये आपकी कोशिका है और कोशिका के अंदर ये आपका केंद्रक है। इस केंद्रक में से धागे पाए जाते हैं जिनको गुणसूत्र, हमारे गुणसूत्रों उस केंद्र को बाहर निकालो इस प्रकार। ये केंद्रक आपको इस प्रकार का नजर आएगा, इस प्रकार का नजर आएगा। ये केंद्रक आपको इस प्रकार नजर आएगा। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है केंद्र से करके, और ये जो है केंद्र की केंद्र झिल्ली होती है, ये केंद्र की झिल्ली होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, केंद्र झिल्ली होती है। और इसमें बहुत सारा गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा द्रव जो गाढ़ा द्रव होता है ये केंद्रक द्रव्य होता है, न्यूक्लियस केंद्रक द्रव्य होता है, याद रखिएगा। और इसके अंदर एक गोलाकार संरचना मिलती है, ऐसी गोलाकार संरचना मिलेगी और इस गोलाकार संरचना को हम कहते हैं केंद्रिका, केंद्रिका। और ऐसे करके धागे मिलेंगे आप लोगों को, अब धागे मिलेंगे और ये धागे आपके अब कहलाते हैं गुणसूत्र या क्रोमेटिन कहलाते हैं, ये क्रोमेटिन। और जब मैं क्रोमेटिन को बाहर निकाल के देखता हूं तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं, इस प्रकार से नजर आते हैं। ये गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं, धागे जो ये गुणसूत्र कहलाते हैं, बाद में क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ये गुणसूत्र कहलाते हैं। और इस गुणसूत्र को मैं और पढ़ा करके देखो, ध्यान सुनिएगा। ये धागे कुछ प्रकार से नजर आएंगे, आप इस प्रकार से, ये इस प्रकार नजर आएंगे। यहाँ पर ये मन के नजर आएंगे, टोक नजर आएगा, यहाँ इस प्रकार के बिंदु नजर आएंगे। इनको कहते हैं, याद रखिएगा, क्रोमोनियर। ये क्रोमोनियर है और ये वास्तविकता में क्रोमोनियर होते हैं, ये वास्तविकता में बने होते हैं डीएनए, यही बने होते हैं डीएनए के। और जो डीएनए आपका होता है ये आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए जो है वो आपका एक आनुवांशिक पदार्थ है, याद रखिए। ये आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए आपका क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें प्रत्येक जीव अपने सारी सूचनाएं खरीदी होती है, सारी की सारी सूचनाओं को इसी अंदर स्टोर रखता है। हमारे शरीर की जितनी भी सूचनाएं, वो सारी की सारी सूचनाएं हमारी इसी, याद रखिएगा, इसी डीएनए में पाई जाती है। ये डीएनए इस प्रकार पाया जाता है। डीएनए के साथ यदि मैं स्टोन प्रोटीन को मिला देता हूं, स्टोन प्रोटीन को मिला देता हूं, तो ये आपका कहलाएगा गुणसूत्र। ये आपका गुणसूत्र कहलाएगा। और ये गुणसूत्र बैठा होगा केंद्रक में, और ये हमारा केंद्रक, ये केंद्र बैठा होता है कोशिका। ये कोशिका में केंद्रक है, केंद्र में धागे क्रोमेटिन कहलाते हैं। इन क्रोमेटिन को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं, इस प्रकार के नजर आते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं। ये गुणसूत्र को, इस गुणसूत्र को मैं ऐसे करके देखता हूं, ये एक वाला गुणसूत्र मैं ऐसे करके देखता हूं तो इस प्रकार का नजर आता है, ये इस प्रकार का नजर आता है, इस प्रकार ये मन के से नजर आते हैं, इस प्रकार की मन के से पीरियड लाइक नजर आती है, पीरियड या मन के नजर आते हैं। इन मन को हम डीएनए कहते हैं। डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन मिल जाते हैं तो ये पूरा पूरा आपका एक गुणसूत्र बनता है, इसे गुणसूत्र बनता है। और यही गुणसूत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो क्रोमेटिन कहलाते हैं। और क्रोमेटिन बैठा होता है केंद्रक में और केंद्र बैठा होता है कोशिका। तो हमारे शरीर के जितने भी लक्षण, सभी लक्षण वो हमने इसी डीएनए में स्टोर करके रखे होते हैं, इसी डीएनए में स्टोर करके रखे होते हैं। हमारे शरीर की जितनी सूचनाएं हैं सारी की सारी सूचनाएं इसी डीएनए में पाई जाती हैं। हम बात करेंगे इस डीएनए और आरएनए की, हम थोड़ी बातें क्रोमोसोम्स के बारे में कर चुके हैं, याद रखिएगा। अब मैं थोड़ी डीएनए और आरएनए के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। डीएनए और आरएनए हमारे शरीर के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो केंद्रक में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो हमारी बातें अब स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए पर हमारी बातें होंगी, याद रखिएगा। डीएनए और आरएनए पर हमारी बातें होंगी। आप लोगों को कमेंट करके दिखाऊंगा आज कि मैं दूसरी स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, ध्यान से करिए। तो डीएनए और आरएनए इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। ये न्यूक्लिक एसिड है, ये आपके न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है केंद्रक, हमें बोलते हैं कि केंद्रक में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं क्योंकि केंद्रक में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि कहां मिलता है, ये केंद्रक में मिलता है, ये केंद्रक में मिलता है, केंद्रक में उपस्थित है, इसलिए इसे हम न्यूक्लिक केंद्रक में उपस्थित होते हैं, इसलिए डीएनए और आरएनए को मिलाकर कहा जाता है ये न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले की थी, खोज की थी अल्टमान, इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशन, इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशन ने, फ्रेडरिक मिशन ने खोज की। आपको पूछे डीएनए और आरएनए को क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है क्योंकि केंद्रक में उपस्थित होते हैं, इसलिए न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। खोज की थी फ्रेडरिक मिशन ने और इसको नाम रखा था अल्टमान, नाम रखा इसका अल्टमान दिया। अगर आपसे पूछे कि डीएनए की खोज, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की है, तो ये खोज की है फ्रेडरिक मिशन ने और नाम रखा है अल्टमान, नाम रखा है अल्टमान, याद रखिएगा। नाम अल्टमान ने रखा, खोज की है फ्रेडरिक मिशन ने। चूंकि ये पाए जाते हैं कहां, केंद्रक में पाए जाने का उनको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डीएनए पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे डीएनए की, याद रखिए हम बात करेंगे डीएनए पर। तो डीएनए क्या है, डीएनए पूरा होता है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्योंकि डीएनए में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसका न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। थोड़े से शब्द लिखा हूं, ध्यान सुनिएगा, थोड़ी बातें लिखा हूं मैं यहां पर, ध्यान सुनो। सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं तो एबेरी, एक नाम का व्यक्ति था एबेरी, मैक्लॉयड, मैक्लॉयड मैकॉर्ड, मैकॉर्ड। कौन कौन भाई, एबेरी, मैक्लॉयड और मैकॉर्ड, जो तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ने सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध किया डीएनए आनुवंशिक पदार्थ। किसने सिद्ध किया ये बात सिद्ध की। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब होता है वह पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। सबसे पहले बात किसने बताई थी, ये बात बताने वाले थे एबेरी, मैक्लॉयड और मैकॉर्ड। एबेरी, मैक्लॉयड और मैकॉर्ड ने सिद्ध किया सबसे पहले जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थ। सबसे पहले किसने कहा डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, मैकॉर्ड ने ये बात सिद्ध कर दी थी, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक वो पहले व्यक्ति थे, वाटसन और क्रिक। वाटसन व क्रिक वो व्यक्ति थे जिन्होंने डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल दिया। वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स या त्रिकुंडलिनी मॉडल दिया। त्रिकुंडलिनी मॉडल किसने दिया था भैया, वाटसन और क्रिक ने दिया। डीएनए का त्रिकुंडलिनी मॉडल प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया भाई, तो ये वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए का त्रिकुंडलिनी डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। जो आप लोग देखते हो इस प्रकार, ये मैंने आपको बताया इस प्रकार के जो मॉडल दिया गया था, ये जो मॉडल दिया गया था, ये वास्तव में इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, इनके द्वारा वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए का जो त्रिकुंडलिनी मॉडल है किसने दिया भाई, वाटसन और क्रिक ने दिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सभी जीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है नेक्स्ट मुझे दिखते रहते हैं
इसके बाद अगर हम बात करें डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए क्या है? डीएनए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगर आपसे पूछे कि सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ कौन है, तो डीएनए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ कौन है, तो याद रखिएगा सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ हमारा डीएनए होता है। डीएनए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है, सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है, याद रखिएगा। तो डीएनए जो है सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे पादप वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वो आरएनए, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए। बस इसके अलावा सभी जीवों में पादप है, चाहे वो जंतु है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो आपके जंतु वायरस, सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। लेकिन पादप वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। ये बात याद रखें। पादप वायरस ऐसे वायरस जो पादपों में रोग पैदा करते हैं, ऐसे वायरस जो पादपों में रोग पैदा करते हैं, ये आपके कहलाते हैं, याद रखिएगा, पादप वायरस। और जो हमारे पादप वायरस होते हैं इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आपका आरएनए होता है। इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आपका आरएनए होता है, याद रखिएगा। बाकी सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ हमारा डीएनए ही होता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, याद रखना। बात को सुनना, पादपों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। पादप वायरस वो वायरस होते हैं जो पादपों में रोग पैदा करते हैं, तो पादप वायरस में कौन होता है? आरएनए होता है। जंतु वायरस में होते हैं जो जंतु में रोग पैदा करते हैं, और जीवाणु भोजी वायरस में होते हैं जो गंगा के जल में मिलते हैं और जीवाणुओं को खाते हैं। समझ बात को? हमारे जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी वायरस, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को खाते हैं, उनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। जंतु वायरस में होते हैं जो जंतु में रोग पैदा करते हैं, उनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। लेकिन पादप वायरस में होते हैं जिनमें जो पादपों में रोग पैदा करते हैं, लेकिन उनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए। बाकी सभी जीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, याद रखिएगा, सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आपका डीएनए होता है। याद होगी बात आप लोगों को ये। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं, आगे ध्यान सुनिएगा। डीएनए के घटक, डीएनए के घटक, डीएनए के घटक की अगर बात करें तो डीएनए में 3 घटक पाए जाते हैं। डीएनए में 3 घटक पाए जाते हैं। डीएनए के घटक अगर बात करें तो डीएनए में 3 घटक मिलेंगे भाई। डीएनए के घटक, डीएनए में 3 घटक होते हैं। डीएनए में 3 घटक होते हैं। पहला आपका होता है नाइट्रोजन क्षारक, पहला होता है नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक। दूसरा फास्फोर या पेंटोज शर्करा, ये पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा होती है। और तीसरा जो आनुवंशिक घटक होगा वो फास्फोरिक अम्ल, तीसरा फास्फोरिक अम्ल होगा, तीसरा फास्फोरिक अम्ल होगा। 3 घटक पाए जाते हैं हमारे डीएनए में। 3 घटक मिलते हैं। कौन कौन से 3 घटक है? पहला नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा पेंटोज शर्करा, और तीसरा जो मिलेगा वो आपका है फास्फोरिक अम्ल। 3 घटक हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। आपसे पूछे डीएनए की संरचना में कितने घटक होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होगा नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा पेंटोज शर्करा, तीसरा फास्फोरिक अम्ल। 3 घटक हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। हम बात स्टार्ट कर चुके हैं अनुवांशिकी पर। अनुवांशिकी में हमने मेटाबॉलिज्म पूरा पढ़ा है। मेटाबॉलिज्म के बाद हमने बाकी स्टार्ट की गुणसूत्रों पर, गुणसूत्रों से हम डीएनए पर आ चुके हैं। तो डीएनए में आपसे पूछे कि डीएनए में कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल। पहला घटक है नाइट्रोजन क्षारक। अब आपसे पूछे डीएनए है क्या? डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसमें एक कोई भी जीव अपने शरीर के सारे अनुवांशिक लक्षणों को स्टोर करता है। ये तुम लोग उसी प्रकार समझ सकते हो जैसे मोबाइल में चिप होती है। इस प्रकार मोबाइल में चिप होती है, आप अपने सारी सूचनाओं, जितनी आपके शरीर की सूचनाएं होती हैं, उन सभी सूचनाओं को, जो भी सूचनाएं हैं, मैसेजेस हैं, फोटो हैं, गाने हैं, उस चिप में रखते हो। उसी प्रकार हमारे शरीर की जितनी भी सूचनाएं होती हैं, हमारे शरीर में जितनी भी सूचनाएं होती हैं, वो सारी की सारी सूचनाएं हम इसी डीएनए में स्टोर करते हैं। और यही डीएनए के छोटे छोटे भाग हमारे जीन कहलाते हैं। जीन कहलाते हैं, और जीन ही अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अच्छा, इस डीएनए में जो लेकर कौन जाएगा भाई? तो वहां पर लेकर जाएगा आपके गुणसूत्र। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन के। तो गुणसूत्र कहां बैठे होते हैं? कोशिका के केंद्र में बैठे होते हैं। और केंद्र कहां बैठा होता है? कोशिका में बैठा होता है। तो शुक्राणु आपके शरीर की अंडाणु आपके शरीर की क्या है? कोशिका है। तो प्राणु अंडाणु में क्या है? कोशिकाएं। शुक्राणु में केंद्रक होता है, शुक्राणु कोशिका में केंद्रक होता है, उसमें गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, डीएनए जीन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? उसी प्रकार अंडाणु में केंद्रक होता है, शरीर की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, शरीर हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। तो ये दोनों मिलते हैं। शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। 323 46 और एक नए जीव की उत्पत्ति शुरू होती है। एक नई जीव की उत्पत्ति शुरू होती है जो लक्षण वो आपके जैसा होता है। इसी वजह से गाय का बच्चा गाय के जैसा होगा, इसका बच्चा भैंस के जैसा होगा, बकरी का बच्चा बकरी जैसा, मानव का बच्चा मानव जैसा, बंदर का बच्चा बंदर जैसा होगा। क्यों? उनको जो लक्षण मिलते हैं उनके माता पिता से मिलते हैं। किसके बारे में मिलते हैं? क्योंकि प्रत्येक जीव अपने सारे के सारे अनुवांशिक लक्षणों को किसमें स्टोर कर लेता है भाई? इसी डीएनए में स्टोर कर लेता है, इसी डीएनए में स्टोर कर लेता है। अब से पूछे कि डीएनए खुद कितने ज्यादा मिलकर बना हुआ है? तो डीएनए में 3 घटक, 3 घटक कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा पेंटोज शर्करा, तीसरा फास्फोरिक अम्ल। तो पहला है तुम्हारा नाइट्रोजन क्षारक, पहला है आपका नाइट्रोजन क्षारक। तो पहले घटक की हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन क्षारक। ये लो नाइट्रोजन क्षारक। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन, ये 2 चीजों से मिलकर बना, एक प्यूरिन से मिलकर बना और एक पिरामिडिन से मिलकर बना। प्यूरिन और पिरामिडिन 2 बातों से मिलकर बना, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरामिडिन होता है। तो आपका प्यूरिन, ये 2 प्रकार, प्यूरिन 2 प्रकार। जब पूछे प्यूरिन कितने प्रकार का, तो याद रखिएगा प्यूरिन 2 प्रकार। कौन कौन से? एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन, ये याद करना नहीं है, बस आपको बात याद नहीं करनी, इसमें बात याद करें। प्यूरिन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एडेनिन और गुआनिन। और पिरामिडिन भी 2 प्रकार का है, पिरामिडिन भी 2 प्रकार का है। एक होता है साइटोसिन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। एक साइटोसिन होता है और एक थाइमिन होता है। ये 2 बातों से मिलकर बना है, एक एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन। प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, एक आपका एडेनिन होता है, एक आपका गुआनिन। ये 2 प्रकार है, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, इसको ए से लिखते हैं। गुआनिन को सी से लिखते हैं, साइटोसिन को सी से लिखते हैं, थाइमिन को टी से लिखते हैं। ए सी क्या हुआ आपके? प्यूरिन हो गए, और सी टी आपके क्या हो गए? पिरामिडिन। ए जी सी, ए जी और सी, तो ये हो गए आपके क्या? नाइट्रोजन क्षारक। कुल कितने प्रकार के होंगे? 4। 2 कौन है? प्यूरिन, और 2 कौन है? पिरामिडिन। प्यूरिन कौन है? एडेनिन और गुआनिन है, और पिरामिडिन कौन? तो आपके साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन जो होता है, प्यूरिन जो होते हैं, वो पिरामिडिन से मिलते हैं। प्यूरिन पिरामिडिन से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े, हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े, हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। कौन भाई? प्यूरिन आपस में पिरामिडिन से मिलते हैं, जुड़े होते हैं। प्यूरिन जो होते हैं वो पिरामिडिन से मिलते हैं। प्यूरिन किससे मिलते हैं? पिरामिडिन से मिलते हैं। इसके बाद होते हैं हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन मिलेगा थाइमिन से, एडेनिन थाइमिन से मिलेगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, और गुआनिन मिलेगा साइटोसिन से, उसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा। बस नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के? तो याद रखिएगा 2 प्रकार। कौन कौन है भाई? एक प्यूरिन होता है, एक
पेरिमिडीन होता है। प्यूरिन कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन कितने प्रकार के हैं? एडेनिन और गुआनिन के साइड में थाइमिन। एडेनिन किससे मिलता है? तो थाइमिन से मिलता है। गुआनिन किससे मिलता है? साइटोसिन से मिलता है। जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में क्या आएंगे भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, याद रखिएगा। तो तुम्हारा जो प्यूरिन होगा, एडेनिन होगा, वो थाइमिन से मिलेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और गुआनिन मिलेगा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये हो गए तुम्हारे नाइट्रोजन। पहला घटक नाइट्रोजन क्षार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एडेनिन और प्यूरिन कितने प्रकार के? तो एडेनिन, गुआनिन, pyrimidine, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन जो होता है वो मिलता किससे है? थाइमिन से मिलेगा, और गुआनिन किससे मिलेगा? साइटोसिन से। और जब आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में हमेशा याद रखिएगा, इनके बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और क्या एक बात आपको याद रखनी है कि जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ते हैं। नाइट्रोजन क्षारक शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ते हैं, शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ते हैं, कार्बन से जुड़ते हैं। बस बात आपको याद रखनी है कि नाइट्रोजन क्षारक जो है वो शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेंगे। तो पहला घटक हुआ तुम्हारा नाइट्रोजन क्षारक। तो दूसरा घटक जो आपका होता है, दूसरा घटक होता है पेंटोज शर्करा। दूसरा घटक कौन? पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा, पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन की शर्करा। अब मैं बता रहा हूं, 5 कार्बन की जो शर्करा होती है, 5 पेंट का मतलब 5, टोज का मतलब शर्करा। 5 कार्बन की जो शर्करा होती है, 5 कार्बन शर्करा नाम होता है राइबोज शर्करा। 5 कार्बन शर्करा नाम होता है राइबोज शर्करा। ये राइबोज शर्करा है। 5 कार्बन शर्करा का नाम राइबोज शर्करा। और राइबोज शर्करा का सूत्र होता है C5H10O5। ये होता है पेंटोज। शर्करा क्या होती है? तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी। तो 5 कार्बन की शर्करा को कहते हैं पेंटोज शर्करा। और पेंटोज 5 कार्बन शर्करा, पेंटोज शर्करा, और 5 कार्बन जो शर्करा होती है उसको राइबोज। लेकिन डीएनए में क्या होता है? जो डीएनए की शर्करा होती है उसमें एक ऑक्सीजन की मात्रा कम, और 5 की जगह यहाँ पर जो आपको ऑक्सीजन मिलेगा वो याद रखिएगा, वो केवल यहाँ 4 कितने मिलते हैं? 4। इसलिए पेंटोज शर्करा होती है डीएनए। डीएनए की पेंटोज शर्करा को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ध्यान सुनिएगा बात पर। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर डीएनए की पेंटोज शर्करा को, डीएनए की पेंटोज शर्करा को डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। डीएनए की जो शर्करा होती है उसे क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबोज का सूत्र क्या होगा भाई? इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा C5H10O4। बेसिस शर्करा जो कि राइबोज शर्करा का सूत्र होता है C5H10O5। लेकिन यहाँ पर डीएनए में एक ऑक्सीजन कम पाया जाता है, एक ऑक्सीजन कम पाया जाता है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। आरएनए की शर्करा को कहते हैं राइबोज शर्करा, डीएनए की शर्करा को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से डीएनए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में? आरएनए की तुलना में। तो यही कारण होता है कि सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? तो डीएनए होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान सुनना। डीएनए की आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। लेकिन डीएनए में आरएनए की राइबोज शर्करा की तुलना में, राइबोज शर्करा की तुलना में दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है। इसलिए डीएनए की शर्करा को डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। डीएनए की शर्करा को पता होगी बेसिक। इसलिए डीएनए की शर्करा को डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। याद रखना है आपको। दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होने के कारण डीएनए की जो शर्करा आती है उसको डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। इसलिए डीएनए का नाम क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड केंद्र में पाया जाने वाला एक ऐसा अम्ल जिसमें जो शर्करा होती है उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है राइबोज शर्करा की तुलना में। और यही कारण है कि डीएनए की शर्करा को क्या कह रहे हैं? डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। इस वजह से डीएनए की जो स्टेबिलिटी होती है वो आरएनए की तुलना में ज्यादा हो जाती है। और यही कारण होता है सभी जीवों में आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वो डीएनए पाया जाता है, आरएनए नहीं होता, वो डीएनए होता है। ये कारण होता है। तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, लेकिन डीएनए में आरएनए की राइबोज शर्करा की तुलना में दूसरे कार्बन पर टोटल 5 कार्बन होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो सूत्र होता है C5H10O4 होता है। ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन में से केवल कौन से कार्बन पर? दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, और इसीलिए डीएनए की शर्करा को डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहा जाता है। शर्करा के पहले कार्बन से याद रखना, शर्करा के पहले कार्बन से, शर्करा का पहला कार्बन होता है नाइट्रोजन, पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं, नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं। जब तीसरे कार्बन से फास्फोरिक अम्ल, बस ये बात आपको याद है। अब इस शर्करा को इसमें ये इस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन होता है, ये तुम्हारी शर्करा की ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन होते हैं, कार्बन याद रखना, यहाँ पर कार्बन होते हैं, कार्बन CH, यहाँ OH होता है, यहाँ पर होता है H3, और यहाँ पर होता है याद रखिएगा C। आगे 5 कार्बन वाला होगा, ये OH आ जाएगा। ध्यान देना, ये H2C होता है, यहाँ पर कार्बन होता है, यहाँ H होता है, नीचे OH, यहाँ कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर H, OH, फिर कार्बन, इधर H, इधर OH, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और पांचवा। ऐसे कार्बन होते 5 कार्बन। इस प्रकार ये कार्बन होते 5 कार्बन। आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना याद रखना कि ये दूसरा कार्बन मैंने बनाया था, यहाँ पर दूसरा जो कार्बन बनाया था, इस वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो यहाँ केवल H आएगा। ये कार्बन है, यहाँ H आएगा और यहाँ पर आपका H रहेगा। दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होता है, बस इतना आपको याद रखना है कि डीएनए में एक ऑक्सीजन कम पाया जाता है दूसरे कार्बन, बस इतना आपको याद रखना है। तो कौन सा बात आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद तीसरा घटक होता है फास्फोरिक अम्ल। तीसरा घटक होता है फास्फोरिक अम्ल, इसको सूत्र होता है H3PO4। ये होता है फास्फोरिक, ये होता है फास्फोरिक। डीएनए में कितने घटक मिले भाई? 3। कौन कौन से 3 घटक होते हैं? याद रखिएगा, कौन कौन से 3 घटक हैं? 3 घटक कौन कौन से? पहला नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा पेंटोज शर्करा, तीसरा फास्फोरिक अम्ल। 3 घटक होते हैं। तीसरे घटक नाइट्रोजन 2 प्रकार के, प्यूरिन और pyrimidine, प्यूरिन 2 प्रकार के, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन।
प्यूरिन पिरामिडिन से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, ये प्रश्न बहुत बार पूछ जाती है, याद रखिएगा। एडेनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से। राइबोस क्षार शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। अच्छा, पेंटोस शर्करा, डीएनए की पेंटोस शर्करा को डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं, इसका सूत्र ये होता है, ये सूत्र होता है C5H12O4। बड़ा क्या लगे? तो याद रखिएगा कि इसके अंदर जो डीएनए होता है, इसके अंदर दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम पाया जाता है, इसलिए डीएनए की जो शर्करा होती है उसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहा जाता है। उसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहा जाएगा, याद रखना। चलिए, उसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं। शर्करा के पहले कार्बन से हमेशा जुड़ते हैं आपके नाइट्रोजन क्षार, तीसरे कार्बन जुड़ता है फास्फोरिक अम्ल। तीन घटक आपके डीएनए के हो गए। अब एक बात आपको याद बोल देनी है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है, बस इतना बात आपको याद। तो याद रखना न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड ये क्या होता है? नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक प्लस में पेंटोस शर्करा, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, फास्फोरिक, दोनों को जोड़ दें तो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो फिर न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? ध्यान से लेना, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई? नाइट्रोजन बेस है, प्लस में पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर है, प्लस में आपका अगर फास्फोरिक एसिड भी जोड़ा जाए, फास्फोरिक एसिड भी जोड़ा जाए, तीनों को मिला देंगे तो बन जाएंगे आपके न्यूक्लियोटाइड। तीनों को मिला दें तो बन जाएगी न्यूक्लियोटाइड। अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ दें तो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? ध्यान सुनो, न्यूक्लियोटाइड को बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दें, न्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण कर दें तो बन जाएगा आपके पास क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अगर जोड़ा जाता है तो बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ऐसे बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा डीएनए। क्या बन जाएगा भाई? डीएनए। तो डीएनए क्या है? ध्यान सुनो, नहीं बोर्ड में दिखते हैं, ध्यान सुनो। तो डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक, बहुलक। क्या हुआ भाई? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो बन जाएगा डीएनए। तो डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक। अगर आपसे पूछे कि डीएनए क्या है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? तो बहुत सारे कहा गया। तो यार पेंटोस शर्करा, यार राइबोस शर्करा हो गई, पूरा बना दिया। चलिए तो इसको भूल गया, कैसे उनका पता नहीं, चलिए दोबारा बात करते हैं। तो हम लगा यार राइबोस शर्करा पाया जाता है, लेकिन डीएनए में आरएनए की राइबोस शर्करा की तुलना में दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन परमाणु मिलना चाहिए था। एक ऑक्सीजन कम होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए डीएनए की शर्करा को डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं। पूरा ही हो गया। शर्करा के पहले कार्बन से, शर्करा के पहले कार्बन से, मैं बोर्ड में दिखते हैं पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार जुड़ते हैं। जबकि तीसरे कार्बन से तीसरे कार्बन से फास्फोरिक अम्ल, देखो फास्फोरिक अम्ल जो तीसरा घटक, इसका तीसरा घटक होता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4, H3PO4। ध्यान सुनिए, मैंने यहाँ लिखा न्यूक्लियोसाइड, दोबारा सुनना न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है आपके? इसमें जोड़ो आपका नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, प्लस में जोड़ा किसको हमने? तो हमने बात की पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड। तो अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं, ध्यान सुनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड कौन है भाई? नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोस शर्करा, इन दोनों को मिलाया तो बना न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में मैंने जोड़ दिया फास्फोरिक अम्ल, मैंने जोड़ा फास्फोरिक अम्ल, तो आपका क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। बस याद रखना है न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक आपका पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक, इन दोनों को मिला दिया तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में हमने फास्फोरिक अम्ल को जोड़ दिया तो बन गया तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या? पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है भाई? तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, मतलब समझ रहा है इसका? बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अगर जोड़ दें, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दें बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड तो डीएनए में तीन घटक कौन से? क्षारक, पेंटोस शर्करा, यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। अगर मैंने यहाँ नाइट्रोजन क्षारक के साथ किसको जोड़ दिया? तो आपका जोड़ दिया नाइट्रोजन शर्करा को जोड़ दिया तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। और अगर मैंने इसे फास्फोरिक अम्ल जोड़ दिया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, इसका बहुलक बना दिया हमने, तो ये बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे तो बन जाएगा डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक। अगर आपसे पूछे कि डीएनए किसका बहुलक है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक। तो ये था हमारा प्रोडक्ट डीएनए। और डीएनए के क्रमवार में इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया गया था, ये किसने किया था? तो ये किया था आपने वाटसन और फ्रीगन। इस प्रकार ये बीच में न्यूक्लियोटाइड पाएगा, ये है आपका एक डीएनए। इस प्रकार डीएनए होता है, याद रखना। तो डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक। और डीएनए के लिए समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया था, जिसे कहते हैं द्विकुंडलिनी मॉडल। ये रहा हमारा द्विकुंडलिनी मॉडल। डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना। और डीएनए की संरचना को समझाने के लिए, इसकी संरचना को समझाने के लिए, संरचना को समझाने के लिए, संरचना को समझाने के लिए वाटसन वक्रीकरण ने द्विकुंडलिनी मॉडल, द्विकुंडलिनी मॉडल इसने मॉडल दिया था भाई। वाटसन वक्रीकरण ने द्विकुंडलिनी मॉडल दिया था 1953 में। और 1962 में उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार, इसके लिए उन्हें 1962 का क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो याद रखना, आपके वाटसन और क्रिक को ये मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में इसके लिए मॉडल के लिए 1962 में इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो बात किसकी हो रही है? बात तुम्हारी हो रही है
डीएनए और आरएनए दोनों को कहते क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है। कहां पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाने के कारण केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। केंद्रक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। और वहीं पर तुम्हारा डीएनए और आरएनए बैठा होता है, इसलिए उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि एक प्रकार के अम्ल होते हैं जो केंद्रक में बैठे होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। हो सकता है टेक्नीशियन ने किसी नाम बताया, फिर मान ले डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तीन घटक होंगे, याद रखना। सबसे पहले तीन व्यक्ति हैं, एबेरी है, मैक्लोइड और मैकोकी ने सिद्ध किया है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। और वास्तव में टेक्नीशियन बीक मॉडल कब दिया? 1952 1953 में दिया, उसको दिया 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, इसके लिए याद रखिए। तो डीएनए सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन केवल किसमें नहीं होता? पादप वायरस में। तो ऐसे वायरस जो पादपों में रोग पैदा करते हैं, उनमें ये कभी भी पाया नहीं जाता। डीएनए में तीन घटक होते हैं, नाइट्रोजन, पेंटोस और फास्फोरिक अम्ल। तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा डीएनए। नाइट्रोजन दो प्रकार के हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। जो तुम्हारा प्यूरिन होता है वो दो प्रकार का है, एडेनिन और गुआनिन। नाइट्रोजन और थाइमिन प्रकार के पिरामिडिन होते हैं। हमेशा प्यूरिन पिरामिडिन से मिलते हैं। प्यूरिन किससे मिलते हैं भाई? पिरामिडिन से मिलते हैं। और जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच के अंदर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे। और नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ते हैं, पहले कार्बन से जुड़ते हैं, कार्बन से जुड़ते हैं। पेंटोस शर्करा के डीएनए की जो पेंटोस शर्करा होती है उसको कहते हैं पांच कार्बन। पेंट का मतलब पांच, ओज जिसके पीछे लगा होता है मतलब शर्करा। तो पांच कार्बन की शर्करा को कहते हैं पेंटोस। और डीएनए की शर्करा का नाम अगर आपसे पूछे तो उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। याद रखना, तुम्हारा जो डीएनए होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, तो पूरी पांच कार्बन वाली शर्करा, लेकिन डीएनए में आरएनए की तुलना में दूसरे कार्बन से पसंद आता है। कौन से कार्बन से? एक ऑप्शन कम होता है, दूसरे कार्बन से कम हो गया ऑप्शन, तो इसलिए इस शर्करा को हमने कहा डीऑक्सीराइबोज। ये बात आपको याद रखनी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और तीसरा होता है घटक इसमें फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो नाइट्रोजन क्षार के साथ पेंटोस शर्करा को जोड़ देते हैं तो बन जाता है तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड। और जब तुम्हारे न्यूक्लियोसाइड में हम फास्फोरिक अम्ल को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देते हैं, बहुत सारे कमरा है। कमरा किसमें बना हुआ है? इंटोस। उसी प्रकार अगर मैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दूं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। वैसे बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया जाए तो आपका डीएनए बन जाएगा। तो पता है डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का है? तो याद रखना, डीएनए तुम्हारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। मतलब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर मिलते हैं तो जाकर तुम्हारा क्या बन पाता है? डीएनए बन पाता है। तो डीएनए की संरचना को समझाने के लिए वाट और ग्लीको मॉडल प्रस्तुत किया। आप थोड़ी सी बात को समझ, थोड़ा समझ। तो ये वाला जो मॉडल दिया गया था, ये वाला मॉडल ये दिया किसने है भाई? ये दिया तुम्हारे वाटसन ऑफ क्रिक। अब कैसे? ध्यान सुन, थोड़ी सी बात है, वैसे तो लोगों को बता दे रहा हूं, यहां पर दे रहा हूं, ध्यान सुन। क्या बोल रहे हैं तुम्हारा समझ में आ रहा है? बोल, ध्यान सुन। तो ये तुम्हारी शर्करा, ये ऐसे करके शर्करा, ये वाली शर्करा, इसका यहाँ पहला कार्बन होता है, यहाँ दूसरा कार्बन होता है, यहाँ तीसरा कार्बन होता है, यहाँ चौथा कार्बन होता है, और यहाँ मैंने एक H2C बनाया है, ये पांचवा कार्बन मैं ऐसे बना लिया, ये पांचवा कार्बन, यहाँ पर चौथा कार्बन है और यहाँ पे पांचवा कार्बन होता है, ऊपर OH लगा, यहाँ पांचवा। पहले कार्बन से जुड़ते हैं नाइट्रोजन क्षार, मैंने यहाँ एडेनिन जोड़ दिया, जैसे मैं यहाँ एडेनिन जोड़ूंगा तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। शर्करा में क्या जोड़ दिया मैंने? नाइट्रोजन क्षार। और मैं तीसरे कार्बन पर यहाँ फास्फोरिक अम्ल जोड़ देता हूँ, फास्फोरिक एसिड, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया इसमें। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, और बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो बन जाएगा तुम्हारा ये डीएनए। तो डीएनए की संरचना के लिए ट्विक मॉडल जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो वाटसन ऑफ क्रिक। अब कितना सबको याद रखना क्या मॉडल होता है, क्या नहीं होता, ये आपको सिलेबस में नहीं आता, बस इतना याद रखना डीएनए की संरचना समझाने के लिए ट्विक मॉडल किसने दिया भाई? तो ये वाटसन ऑफ क्रिक ने दिया। इतना भी नहीं आता, मैं थोड़ा ज्यादा ही करवा दिया लोगों को, इतनी बातें आपको याद नहीं है। थोड़ी सी बातें आरएनए पर कर लेते हैं। आरएनए का तो आरएनए ये क्या है? इसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये क्या होता है? पादप वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ, पादप वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ, बस इतना याद रखना इस पदार्थ। आरएनए की क्या बात करें? ध्यान सुनना, आरएनए के घटक, आरएनए के तीन घटक होते हैं, तीन घटक डीएनए के समान होते हैं, तीन घटक होते हैं, तीन घटक होते हैं। आरएनए में तीन घटक होते हैं। पहला घटक वही नाइट्रोजन क्षारक, पहला घटक है नाइट्रोजन क्षारक। और नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वही प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन होता है प्लस डीएनए के समान होता है, डीएनए के समान, डीएनए के समान, डीएनए के समान, लेकिन आइमिन पिरिमिडिन के स्थान पर, आइमिन पिरिमिडिन के स्थान पर, एक स्थान पर यूरेसिल पाया था, यूरेसिल पिरामिड पाया था, पिरिमिडिन पाया था। इतना याद रखना कि आइमिन पिरिमिडिन जो होता है थाइमिन, इसके स्थान पर पाया था यूरेसिल। बाकी डीएनए के समान ही है, प्यूरिन भी होता है, पिरिमिडिन भी होता है, प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन होते हैं, और पिरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर यहाँ यूरेसिल मिलेगा। बस इतना याद रखना, यहाँ पर मिलेगा तुम्हें यूरेसिल, यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है और बाकी सेम डीएनए के समान, केवल थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल मिलेगा। बस तुम लोग समझना इस बात को, बस देखो कोई प्रकार के होते हैं पिरिमिडिन एडेनिन गुआनिन मिलेगा, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर आरएनए में मिलेगा तुम्हें यूरेसिल। यहाँ यूरेसिल मिलेगा, देखो एडेनिन किससे मिलेगा? थाइमिन से। गुआनिन किससे मिलेगा? एडेनिन मिलेगा यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर किससे मिलेगा? यूरेसिल से। और गुआनिन साइटोसिन से ही मिलेगा, बाकी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। बस इतना याद कर लेना तुम लोग कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। और जो दूसरा इसमें घटक होता है, दूसरा घटक होता है, याद रखिएगा, दूसरा जो इसमें घटक होता है वो पूरी पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। तो यहाँ पर पांच कार्बन शर्करा को पेंटोस शर्करा, राइबोज शर्करा कहते हैं। तो आरएनए की पेंटोस शर्करा को, पेंटोस शर्करा को, आरएनए की पेंटोस शर्करा को राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। तो बस इतना याद, राइबोज शर्करा सूत्र होगा C5H10O1, राइबोज शर्करा। और डीएनए वाली को हमने कहा था डीऑक्सीराइबोज। वहां पर देखो इस वाली शर्करा से केवल एक ऑप्शन कम होगा, कौन से कार्बन से? दूसरे कार्बन से। बाकी डीएनए और आरएनए में सेम कहानी होगी, बस डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा मिलती है और आरएनए में राइबोज शर्करा मिलती है। और तीसरा घटक जो होता है वो फास्फोरिक अम्ल होता है, तीसरा घटक फास्फोरिक अम्ल होता है। ये फास्फोरिक अम्ल सेम होगा डीएनए के समान, H3PO4 वाला सेम होगा डीएनए के समान। तो आपको अंतर में क्या मिलेगा? देखो मैं तीनों घटकों, तीन घटक दोनों मिलते हैं। डीएनए में मिलता है तो कोई क्षारक है पिरिमिडिन, थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल होगा, और इसकी जो शर्करा होती है आरएनए की सब वो कहते हैं राइबोज शर्करा, और डीएनए की शर्करा को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। बस इतना याद रखना, बाकी सेम है डीएनए के साथ। आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार, आरएनए दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आपको याद रखना है आनुवंशिक आर, आनुवंशिक आर यानी ऐसा आरएनए जो जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आनुवंशिक आर पादप वायरसों में मिले, पादप वायरसों में
ये है आनुवांशिक रूप में पाया जाता है, आनुवांशिक रूप में पाया, आनुवांशिक रूप में पाया जाता है। कौन भाई? तो आरएनए किसमें पाया जाता है? पाथोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। केवल पाथोवायरस जो पादपों में रोग पैदा करने वाले वायरस, पादपों में नहीं भाई, पादपों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होगा। ऐसे वायरस जैसे हमारे बहुत सारे रोग होते हैं, वायरस पोलियो हो गया, पोलियो उसी प्रकार पादपों में जो रोग पैदा करने वाला वायरस पाथोवायरस, पाथोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए, पाथोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है भाई। दूसरा होता है अनानुवांशिक आरएनए, याद रखिएगा अनानुवांशिक आरएनए, अनानुवांशिक आरएनए यह उन जीवों में पाया जाता है, उन जीवों में पाया जाता है जिनमें जिनमें आनुवांशिक पदार्थ, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, यह तुम्हारा आरएनए होता है, यह कोशिका द्रव्य में मिलेगा, याद रखना कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में पाया पाया। यह तीन प्रकार का, तीन प्रकार का, तीन प्रकार का। कौन कौन से तीन प्रकार है भाई? याद रखना आरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए और तीसरा होता है टीआरएनए। ये तीन प्रकार, तीन प्रकार एमआरएनए, टीआरएनए और टीआरएनए तीन प्रकार का होता है। तो थोड़ा सा अंतर रहेगा डीएनए और आरएनए में, अंतर के बाकी नहीं पड़ता, इसके अलावा ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा पढ़ना है कि इतना सा दिया हुआ है वो ले लिया। बाकी से जो अंतर रह गया है वो कल की वीडियो में कर लेंगे। तो नेक्स्ट जगह से मैं तुम लोगों की क्लास ले रहा हूं, तो मैं जगह रहा था तो क्लास ले रहा हूं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि अंतर समझ में ना आया हो, ये कब बोर्ड थोड़ा सा ले लें। तो कल वाली वीडियो में बात ज्यादा करेंगे, इसमें याद रखिएगा डीएनए और आरएनए में जो अंतर होगा वही मेन है, और वो अंतर मैं आप लोगों को कल करूंगा। कल की वीडियो कंप्लीट करने के बाद जे विकास होगा, 100% जे विकास वो टॉपिक होगा जहां से 100% हमारा प्रकरण पसंद बनता है। ये जे विकास, ये जे विकास कैसे पसंद बनेगा, या ये विकास कल हम शुरू करेंगे। जे विकास कल ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब जे विकास पर जो जे विकास पसंद हमारे हो जा चुका है और आने के चांस सबसे ज्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत